हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्शनेबल क्लेम सेक्शन 3 कहाँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन दी हुई है कुछ वर्ड्स की, किन्हीं चीजों की जो कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में यूज हुए हैं। अभी हमको पहले ही बता दिया कि जो सेक्शन 3 है उसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, इंटरप्रिटेशंस हैं। जो वर्ड्स यूज हुए हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में उनके कुछ वर्ड्स की इंटरप्रिटेशन दी गई है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 में। अब सेक्शन 3 के एक्शनेबल क्लेम को समझें उससे पहले आप मेरी कहानी सुनिए। दो कहानी सुनाऊंगी मैं आपको। पहली कहानी सुनिए। पहली कहानी की क्या स्टोरी है? जो स्टोरी है वो है मेरा एक फ्रेंड, उसने क्या किया, उसको पैसे की जरूरत थी तो उसने अपने कजन से पूछा कि आप मुझे उधार देंगे। अब कजन ने बोला ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले बताइए कितना उधार है। उसने बोला 1 लाख। तो बोलता है 1 लाख तो बहुत ज्यादा है। अच्छा ठीक है, आप ऐसे कीजिए, आपकी कोई चीज प्रॉपर्टी कुछ चीज होगी जो आप मुझे दे दीजिए कि अगर आप उधार नहीं चुका पाए, 1 लाख रुपए नहीं दे पाए तो एटलीस्ट मेरे पास कुछ सिक्योरिटी हो। तो पर्सन ने बोला ठीक है, मेरे पास कार है जिसकी कॉस्ट 4 से 5 लाख रुपए है, आप वो रख लीजिए और मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। उसके कजन ने कार रख ली, 4-5 लाख रुपए की थी और 1 लाख रुपए दे दिए। अब जब टाइम आया पेमेंट का तो उसके कजन ने पूछा दे दीजिए पैसे। बोलता है कि नहीं दे सकता हूँ। अब वो रिलेशनशिप वाली बात थी तो उसने बोला कि ठीक है आपको थोड़ा टाइम और दे दो मुझे। मैंने ठीक है दे देता हूँ। अब वो उस टाइम तक भी नहीं दे पाया तो एंड में उन्होंने बोला कि अभी क्या करें। तो बोलता है कि ठीक है मैं दे नहीं पा रहा हूँ, ऐसा करो जो मेरी कार रखी है तुम्हारे पास उसका देख लो क्या करना है। तो पर्सन बोलता है ठीक है, फिर क्लियर हुआ। अभी तुम्हारी कार रखी है मेरे पास, कितने की थी? 4 से 5 लाख की कॉस्ट की। उसमें से 1 लाख रुपए मैं अपने रख लूंगा, 4 लाख तुम्हें दे देता हूँ, यानी मैं सेल कर देता हूँ। ये उसके पास ऑप्शन है क्योंकि वो कार उसके पास रखी है, वो जो मर्जी करे। दूसरा वो बोलता है कि ठीक है मुझे कार से तो क्या लेना देना है, इसको कार को मैं सेल नहीं करता हूँ, कार को मैं अपने पास ही रख लेता हूँ, इंस्टेड मैं यूज कर लूंगा, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे देता हूँ। ऐसे कर लिया। तो ये क्या हुआ? ये हुआ उसने उसके पास अपने कार रखी थी अपना उधार चुकाने के लिए। लेकिन एक दूसरी स्टोरी सुनिए। अभी कुछ टाइम पहले किसी ने मुझसे 15,000 रुपए उधार लिए। अब कुछ टाइम पहले की बात है, उधार लिए पैसे। तो जब उधार देने का वक्त आया तो उसने मुझे बोला कि मैं लौटा नहीं पा रहा हूँ पैसे। तो आई वॉज लाइक कि क्या करना चाहिए, काफी टाइम दिया, अपॉर्चुनिटीज दी कि ठीक है आप दे दीजिए पैसे, इंतजाम कर लीजिए, बट वो नहीं दे पाया। अब जब मैंने उसको उधार दिया था तो कुछ रखा नहीं था अपने पास, उसकी कोई प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं था, ऐसे ही दे दिया था भाई, दोस्ती चारी में उसको दे दिया मैंने 15,000 रुपए। अब क्या हुआ? अभी जब टाइम आया तो ही इज नॉट एबल टू पे। नाउ व्हाट शुड आई डू? मैंने सोचा कि काफी बार बोला, उसको नहीं दे पा रहा। एंड में वो मुझे बोलता है कि ठीक है मैं नहीं दे पा रहा हूँ, आपको जो होता है आपसे जो होता है कर लीजिए। अब मेरा दावा है उसके ऊपर और मैं एक्शन लेने के लिए काबिल हूं, तो क्या हुआ मेरा ये एक्शनेबल क्लेम। अब आप बोलेंगे पहले वाले में क्यों नहीं था? पहले वाले में जब सिक्योरिटी के तौर पे कोई चीज रखी जाती है तो उसको मोर्टगेज बोलते हैं, तो वो सिक्योर डेट होता है। लेकिन दूसरे वाले में जब मैंने केस सुनाया आपको, मेरी प्रॉब्लम सुनाई, उसमें सिक्योरिटी के तौर पे कुछ रखा नहीं था, वो अनसिक्योर था। तो जब अनसिक्योर था डेट, उस केस में जो मेरा दावा बन रहा है उस पर्सन पे, मैं उसके खिलाफ क्या कर सकती हूँ? एक्शन ले सकती हूँ। इसीलिए वो एक्शनेबल क्लेम हुआ। तो शायद आपको मेरी कहानी से क्लियर हो कि डेट 2 तरीके से होता है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में कोई प्रॉपर्टी रखते हैं, मूवेबल या इमूवेबल। मैंने आपको जो रेफरेंस दिया वो मूवेबल प्रॉपर्टी का था। दूसरी तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपको रेफरेंस दिया अपने उधार का, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी का रखा नहीं गया था, मैंने कुछ नहीं रखा था, तो वो अनसिक्योर्ड डेट था। तो उस पर जो अब मैं जो लेने के लिए, पैसा लेने के लिए अधिकार रखती हूँ वो क्या है? मेरा इंटरेस्ट है, मेरा जो राइट है, बेनिफिशियल राइट है, मेरा बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, वो क्या है? अनसिक्योर्ड डेट के लिए है, तो वो एक्शनेबल क्लेम बनता है। क्लियर है? तो जब अनसिक्योर्ड डेट होगा तो एक्शनेबल क्लेम जाएगा। पहला वर्ड ये ध्यान रखना, ठीक है? डेट 2 तरीके के, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। और एक्शनेबल क्लेम किस पे बनता है? अनसिक्योर्ड पे। बेनिफिशियल इंटरेस्ट या बेनिफिशियल राइट होता है, और बेनिफिशियल इंटरेस्ट अगर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी में होता है तो वो भी एक्शनेबल क्लेम मान लिया जाता है। अभी देखिए हम आगे बढ़े उससे पहले इधर देखिए, प्रॉपर्टी कितने तरीके की? मूवेबल, इमूवेबल।
इमूवेबल प्रॉपर्टी में लास्ट क्लास में क्लियर कर चुकी हूँ कि क्या होती है, टीपी एक्ट में कैसे बताई गई। जनरली जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है वो बेस्ड है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, बट कुछ उसके प्रोविजंस जो है वो मूवेबल पे भी अप्लाई होते हैं। तो मूवेबल क्या होती है? मूवेबल को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया, चूजेस इन पोजेशन एंड चूजेस इन एक्शन, यानी कि जिनको कि हम रख सकते हैं, छू सकते हैं, टेंजिबल है जो नेचर में, जैसे कि टेबल, चेयर, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कार का, तो वो क्या है, चूजेस इन पोजेशन। और जिनको नहीं छू सकते, जो इनटेंजिबल है, दैट इज चूजेस इन एक्शन। और तो जो एक्शन में आएंगी उनके लिए लिया जाएगा एक्शनेबल क्लेम। ठीक है ना, चूजेस इन एक्शन, इनटेंजिबल, जैसे अभी मैंने आपको बात की, डेट की बात की, उधार की बात की, क्लेम फॉर मनी, तो क्लेम फॉर मनी कहां से आ जाएगा? इनटेंजिबल में। रेपुटेशन है वो किस में आ जाएगी? इनटेंजिबल में। ठीक है, तो एक्शनेबल क्लेम चूजेस इन एक्शन के लिए है, यानी जो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है उनके लिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। अब आप इधर देखिए, अभी हमने आपको बताया डेट दो तरीके से होता है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। हमारा जो एक्शनेबल क्लेम किसके लिए अप्लाई होता है? अनसिक्योर्ड के लिए, जब सिक्योरिटी के तौर पे कुछ रखा नहीं था। अगर सिक्योरिटी के तौर पे कुछ रखा है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, कार रखी थी, उसने कार बेची या कार अपने पास ही रख ली, जो भी उसने किया बेसिकली क्या, उसका जो उधार था वो कंप्लीट हो गया। लेकिन जब मैंने कुछ दिया ही नहीं, कुछ रखा ही नहीं उसके पास, जब मैंने कुछ अपने पास रखा ही नहीं उसकी सिक्योरिटी के तौर पे, तो क्या हुआ? अब मैं क्या करूं? मैं तो लॉस पे हूं, तो मेरे लिए क्या है? एक्शनेबल क्लेम है। यानी कि अगर किसी ने मेरे राइट का इन्फ्रिंजमेंट किया है, वॉयलेट किया है मेरे राइट को, तो मैं क्या कर सकती हूँ? उसके अगेंस्ट केस लेके जा सकती हूँ कोर्ट में, और उसको बोलेंगे एक्शनेबल क्लेम। जहां जिन राइट्स को आप कोर्ट में जाकर के दावा कर सकते हैं उनको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। देखिए, एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं वो सेल्स टैक्स का पार्ट नहीं होते हैं। हमारे पास इसके लिए केस लॉज है, 2009 का केस लॉ है ये, स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स वर्सेस मिनी शमशुद्दीन एंड अदर्स। तो 2009 का केस है जिसमें ये बताया गया, कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने ये हेल्प किया कि जो एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं वो गुड्स भी होते हैं और वो मूवेबल प्रॉपर्टी भी होते हैं, लेकिन वो सेल्स टैक्स के प्रोविजंस में नहीं आते हैं। ठीक है, तो सेल्स टैक्स के प्रोविजन में एक्शनेबल क्लेम नहीं आते। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर इधर आ जाइए, जो एक्शनेबल क्लेम को इंटरप्रेट किया गया सेक्शन 3 में, वो कैसे किया गया? उन्होंने पहले कहा कि ये अनसिक्योर्ड है, और अनसिक्योर्ड कैसा है? मनी डेट है, पैसे का उधार है। अब उन्होंने इसको भी तीन तरीके से कहा, या तो एग्जिस्टिंग, या अक्रूइंग, या कंडीशनल, या कंटिंजेंट। अब हम इन सभी चीजों को समझेंगे। सबसे पहला है एग्जिस्टेंट। अब एग्जिस्टेंट का मतलब होता है ये पास से चली आ रही है कोई चीज, और अब प्रेजेंट में आके वो ड्यू हो गई। अभी इसको मैं समझ, देखिए आपने सुना होगा एक वर्ड बहुत ज्यादा, यहाँ लिखा हुआ है ये रहा, अरियर्स ऑफ रेंट। तो जो ये अरियर्स ऑफ रेंट होते हैं, ये क्या होते हैं? एग्जिस्टिंग डेट का पार्ट अदा करते हैं। अरियर्स माने क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं बकाया, बकाया राशि। तो यहाँ क्या बात करते हैं? रेंट, किराया, बकाया किराया। जैसे जब आप कहीं रहते हैं किराए पे, तो 1 महीने बाद किराया पे करना होता है। वैसे तो क्या होता है, कई बार एडवांस में भी हो जाता है, अदरवाइज जनरली 1 महीने बाद। सैलरी 1 महीने बाद पे होती है, तो हर दिन की जो सैलरी है वो चढ़ती रहती है, इकट्ठी होती रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और जब इकट्ठी हो जाती है तो उसको क्या करते हैं? जब वो इकट्ठी होके आई पास से, और जब उसको देना है उसको बोलेंगे अरियर्स ऑफ रेंट, यानी अभी पे करना है। तो क्या हुआ? एग्जिस्टिंग डेट हो गया, और पास से चला आ रहा है, पास से अक्रू होता आया, इकट्ठा होता आया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसको हमने बोला क्या? एग्जिस्टिंग डेट, कि अब प्रेजेंट में पे करना है। अब ये अक्रूइंग डेट क्या होता है? अक्रूइंग मैंने बोला ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठा होता है। जैसे अगर किसी ने बोला कि हर महीने की 5 तारीख को मेंटेनेंस अलाउंस पे करना है आपने, ठीक है, हर महीने की 5 तारीख को मेंटेनेंस अलाउंस आपको पे करना है। तो जब हर महीने की 5 तारीख होगी ना, वो क्या होगा? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये इकट्ठा होता गया, और जब वो डेट आएगी तो वो क्या हो जाएगा? एग्जिस्टेंट डेट हो जाएगी, एक्सिस्टेंट डेट हो जाएगा, एग्जिस्टेंट अनसिक्योर्ड मनी डेट हो जाएगा। अक्रू होता रहा, यानी कि फ्यूचर में इकट्ठा होता रहा, तो एक्रूइंग है, अब इकट्ठा हो रहा है, महीने के 5 को पे करना है, और जिस दिन वो आ गया ये पे करने का दिन, उसको बोलेंगे एग्जिस्टेंट डेट। ठीक है, फिर कंडीशनल और कंटिंजेंट डेट। ये भी कंडीशनल कैसे? कि किसी कंडीशन पर डिपेंड करता है। ए ने बी को ये बोला कि मैं आपको 1000 रुपए दूंगा अगर सी मेरा ये काम कर दे तो,
यानी सी अगर बी का कोई काम कर देगा तो ए जो है वो बी को 1000 रुपए पे कर देगा। कंडीशन क्या है? सी का काम करना ए के लिए, ठीक है, ये कंडीशनल हो गया। कंटिंजेंट क्या है? कंटिंजेंट बोलता है, ऐसे अभी बोले कि अगर ठीक है, अगर इस बार सर्दियां बहुत हुई तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन होगा स्वेटर के बिजनेस में बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, किसी कंडीशन पे। सर्दियां बहुत हुई, कंटिंजेंट है यानी प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, तो सिचुएशन अनसर्टेन है, यू नेवर नो कि इट विल हैपन और नॉट इन द फ्यूचर। तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट भी हो सकता है, एक्यूरिंग भी हो सकता है और एग्जिस्टेंट भी हो सकता है। अभी देखो इसमें ही एक्शनेबल क्लेम के पहले अनसिक्योर्ड मनी डेट को समझाया सेक्शन 3 में, उसके बाद बोला क्लेम टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट नॉट इन पोजेशन ऑफ द क्लेमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी क्या बात है इसमें ध्यान रखना, पहली बात क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल में भी क्या है? चूजेस इन एक्शन, इनटेंजिबल है। दूसरी क्या है? जो क्लेमेंट है उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, किस तरीके का है? या तो एग्जिस्टेंट है, या एक्रूइंग है, कंडीशनल है, या फिर कंटिंजेंट है। और तीसरी बात इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट आती है वो ये है कि उसके पास पोजेशन नहीं है। किसके पास पोजेशन नहीं है? क्लेमेंट के पास पोजेशन नहीं है। जिसके के खिलाफ वो क्लेम लेके जा रहा है पोजेशन उसके पास है। क्योंकि अगर मैं वही बात करूं, अगर 15,000 रुपए की अपनी वाली बात करूं, 15,000 रुपए उसने मुझे दे दिए हैं, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है ना, फिर तो क्यों जाऊं मैं केस लेके। इसी तरीके से अगर जिस भी मूवेबल प्रॉपर्टी की आप पोजेशन के लिए कह रहे हैं, पोजेशन कैसे, चाहे एक्चुअल पोजेशन और चाहे कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, आप किसी भी तरीके की पोजेशन आपके पास नहीं है तो उसको बोलते हैं क्या? बेनिफिशियल इंटरेस्ट नॉट इन पोजेशन ऑफ द क्लेमेंट इज द पार्ट ऑफ एक्शनेबल क्लेम। अगर एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है हमारे पास तो हम क्लेमेंट के तौर पे नहीं जा सकते, एक्शनेबल क्लेम को लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकते। अब ये एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, देखिए एक्चुअल पोजेशन का मतलब ए और बी दो लोग हैं, ठीक है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि बी क्या करेगा? ए को वीट के सेट जो है वो सप्लाई करेगा। अब ए ने क्या करना था? पैसे दे दिए। अब ए ने तो पैसे दे दिए, इसने जो है बी ने वीट सप्लाई नहीं किया। अब क्या होगा? वीट के जो बैग सप्लाई नहीं किया, यानी पोजेशन किसके पास है? वीट के बैग की, बी के पास है। किसके? वो, क्योंकि वो पैसे दे चुका ए के। तो एक्चुअल भी नहीं है, कंस्ट्रक्टिव, दोनों पोजेशन में नहीं है। तो एक्चुअल का मतलब कि बी ने अभी तक उसको नहीं सौंपे हैं, और कंस्ट्रक्टिव का मतलब उसने किसी गोडाउन में रखे हुए हैं बैग और चाबी इसको दे दी है, तो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन हो जाएगी। भले ही वो उसने अभी तक जाके जो है बैग वहां से उठाए नहीं है, लेकिन अगर चाबी उसे मिल गई गोडाउन की तो उसका मतलब बैग उसने दे दिए हैं। लेकिन इस तरीके की पोजेशन, कोई गोडाउन की चाबी कुछ नहीं दिया उसने, ना बैग दिए हैं, तो क्या होगा? वो ना तो एक्चुअल पोजेशन है और ना ही कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है। तो क्लेम टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट नॉट इन पोजेशन ऑफ द क्लेमेंट, 3 इसकी कंडीशन है। सबसे पहले प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, वो भी चूजेस इन एक्शन, और फिर उसके बाद बेनिफिशियल इंटरेस्ट होना चाहिए कोई, और पोजेशन होनी चाहिए कहाँ? क्लेमेंट के पास नहीं होनी चाहिए। उसको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। एक्शन एबल क्लेम यानी कि जिन दावों के खिलाफ, जिन दावों को लेके हम कोर्ट में जा सकते हैं, उन्हें बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। इसके एग्जांपल्स ना जुडिशियल एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं, और दो तो बहुत ज्यादा चलते हैं। एक तो ये क्लेम फॉर अरियर्स ऑफ रेंट, और एक है मुस्लिम वुमेन्स क्लेम फॉर हर डोअर। ये दो चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं कि ये एक्शनेबल क्लेम है या नहीं। ये हैं दोनों चीजें, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। क्यों? अभी मैंने आपको बता दिया, अरियर्स ऑफ रेंट जो इकट्ठा होता रहा है, बकाया किराया है, तो या अरियर्स ऑफ सैलरी या रेंट, दोनों चीजें वो कैसे आ जाएगी? एक्शनेबल क्लेम में। क्लेम फॉर मनी ड्यू अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर कोई क्लेम है तो वो भी किसमें आ जाएगा? एक्शनेबल क्लेम में। मुस्लिम वुमेन्स क्लेम फॉर डोअर, मुस्लिम वुमेन का अधिकार अपने डोअर के लिए, अपने मेहर के लिए, वो भी किसमें आ जाएगा? वो भी एक्शनेबल क्लेम में। राइट टू गेट द प्रोसीड्स ऑफ अ बिजनेस, जो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होती है तो उसमें जो भी पार्टनरशिप का जो अधिकार बनता है तो वो भी लेना किसका अधिकार है? वो भी किसमें आ जाएगा? एक्शनेबल क्लेम में आ जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो आते हैं। एक केस लो भी सुनिएगा, इसमें एक केस लो है जुगलकिशोर सराफ वर्सेस रो कॉटन लिमिटेड 1954 का केस। इसमें कोर्ट ने बोला कि जजमेंट डेट या डिक्री, दोनों ही चीजें, जजमेंट डेट और डिक्री एक्शनेबल के क्लेम में नहीं आते। ध्यान रखना, जजमेंट डेट और जजमेंट डिक्री एक्शनेबल क्लेम में नहीं आते हैं। जुगलकिशोर सराफ वर्सेस
रॉ कॉटन लिमिटेड, भूलना मत, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास केस लो है, इसका जजमेंट डेट और डिक्री जो है एक्शनेबल क्लेम का पार्ट नहीं आते। अच्छा, एक क्वेश्चन बार बार आता है जो हम आगे पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफर होता है कि एक्शनेबल क्लेम का, वो चैप्टर 8 में सेक्शन 130 से लेके 137 तक दिए गए हैं। उनको बात हम बाद में करेंगे जब हम बाद में डिटेल में ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के हर चैप्टर को पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो बात कर रहे हैं वो ये कि हम अभी बता रहे हैं आपको कि जो हमारे पास एक्शनेबल क्लेम है उसमें लॉटरी भी इंक्लूडेड होता है कि नहीं, लॉटरी भी इंक्लूड है। और इसके लिए पहला जो केस आया था वो एच धनराज वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1986 का केस है, जिसमें लॉटरी को बोला कि वो ट्रांसफरेबल है अगर वो रिटन इंस्ट्रूमेंट में है और वो क्या है, वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, तो वो कैसा मान लिया, उसको एक्शनेबल क्लेम मान लिया। फिर केस इसी चीज पे बात को लेकर के, इस केस को ही जो है जरिया बना करके एक केस आया, और वो केस था हमारे पास सनराइज एसोसिएट न्यू दिल्ली का केस 1998 में 2006 में अपील के जरिए इसको निपटारा किया गया, जिसमें इसी केस को रेफर किया गया था जो अभी मैंने आपको बताया, एच धनराज वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1986 का केस। इसमें ये बोला गया कि जो हमारे पास लॉटरी की जो बात कर रहे हैं वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट में इंक्लूड होगा और वो ट्रांसफरेबल भी है, और जो उसका जो उद्देश्य है, जो लॉटरी का उद्देश्य है वो कैसा होना चाहिए, टू विन द प्राइज होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, एक्शनेबल क्लेम लॉटरी भी पार्ट है। अभी हमने एक्शनेबल क्लेम समझ लिया है कैसे एक्शनेबल क्लेम अनसिक्योर्ड डेट के लिए होता है, चूजेस इन एक्शन इंटेंजिबल में होता है, मूवेबल बेनिफिशियल पोजेशन क्लेमेंट के पास नहीं होती है, एक्शनेबल क्लेम यानी जिसके लिए मैं क्लेम लेके जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, वो एक्शनेबल क्लेम में आते हैं। और कुछ एग्जाम्पल, क्लेम फॉर अरियर्स ऑफ रेंट, क्लेम फॉर मनी ड्यू अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी, मुस्लिम वुमेन्स क्लेम फॉर हर डोअर, राइट टू गेट द प्रोसीड ऑफ ए बिजनेस, और जजमेंट डेट और जजमेंट डिक्री इसका पार्ट नहीं है। जुगल किशोर सराफ वर्सेस हमारे पास केस है ये, जुगल किशोर सराफ वर्सेस, नीचे देख लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे केस की डिटेल लिखी हुई है। तो आई एंड दिस क्लास विद दिस नोट, एंड इफ यू लाइक द क्लास डोंट फॉरगेट टू subscribe and yes, press the bell icon as well, and do not forget to comment as well. Thank you so much. Have a nice day. Keep learning and keep smiling.